लोग सोचते हैं आयुर्वेद मतलब जड़ी बूटी। वास्तव में अभी भी लोग आयुर्वेद को नहीं जानते। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, बॉडी, सेंसेस, माइंड एंड सोल, इसके बारे में कुछ भी आपको किसी लेवल पर कोई भी ट्रबल हो, आयुर्वेदा हैज द सॉल्यूशन। Ayurveda is considered to be 5000 year old and yet हिंदुस्तान में जब किसी को कोई बीमारी होती है या जब किसी को कोई भी तकलीफ होती है, they run towards allopathy and not towards Ayurveda. ऐसा क्यों है? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश रही। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि दे ब्रॉट इन द वेस्टर्न सिस्टम और इसको सप्रेस करने के लिए काफ़ी रूल्स भी बनाए उन्होंने। इनफैक्ट यहाँ तक एक रूल था कि अगर किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से चिकित्सा के दौरान किसी की मृत्यु हो जाए तो उस पर एक वो कोर्ट केस भी कर सकते थे कि मर्डर कर दिया आपने। आज तो मॉडर्न साइंस भी मान रही है ना साइकोसोमेटिक डिजीज, बल्कि हम तो प्रैक्टिस में देख रहे हैं आजकल ऑलमोस्ट 90% जो लोग फिजिकल सिम्टम्स लेके आते हैं उनका रूट माइंड में है, इमोशंस में है। Meet Dr. Partap Chauhan, the visionary founder of Jiva Ayurveda, who began in a humble garage in 1992 and has grown to reach over 1 million people worldwide every day with authentic, technology-enabled Ayurvedic care. Everybody wants happiness, लेकिन हमें ये पता ही नहीं हैप्पीनेस होता क्या है। आपने एक गोल सेट किया, आप उसको अचीव कर लेते हो, उस दिन आप खुश हो क्योंकि अभी आगे फर्दर डिजायर नहीं आया। हैप्पीनेस मीन्स नो डिजायर। कि अगर आपको आज बताना हो कि यार ये 3 जो फूड है ना, हिंदुस्तान के किचन्स के अंदर से इनको बैन कर देना चाहिए, व्हाट वुड बी दोस 3 फूड आइटम्स? एक तो जो रिफाइंड है, रिफाइंड ऑयल आजकल जो यूज हो रहा है, दूसरा कोई भी पैकेट वाली चीज़ हो, और तीसरी चीज़ जो अगर हम कहें तो जो इंडियन किचन में जो आजकल जो मेन प्रयोग में होती है चीज़ें। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आयुर्वेदा इज कंसिडर्ड टू बी 5000 ईयर ओल्ड, 5000 ईयर ओल्ड। हाँ जी। एंड येट हिंदुस्तान में जब किसी को कोई बीमारी होती है या जब किसी को कोई भी तकलीफ होती है, दे रन टूवर्ड्स एलोपैथी जी एंड नॉट टूवर्ड्स आयुर्वेदा। ऐसा क्यों है? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश रही। एक्चुअली पहले तो हमारा देश जो है काफ़ी हज़ार वर्ष तक तो ऑलमोस्ट हम वी वर रूल्ड बाय अदर पीपल। तो जब जो मुगल्स लोग आए थे उन्होंने उतना डैमेज नहीं किया था जितना जो ब्रिटिश लोग आए थे उन्होंने किया था। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि दे ब्रॉट इन द वेस्टर्न सिस्टम और इसको सप्रेस करने के लिए काफ़ी रूल्स भी बनाए उन्होंने। इनफैक्ट यहाँ तक एक रूल था कि अगर किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से चिकित्सा के दौरान किसी की मृत्यु हो जाए तो उस पर एक वो कोर्ट केस भी कर सकते थे कि मर्डर कर दिया आपने। इस तरह का मैं पढ़ रहा था कहीं पर, वो कितना सही है वो उसकी ऑथेंटिसिटी, बट आई वाज वेरी शॉक्ड टू रीड दिस कि ऐसा नियम भी उन्होंने बनाया था ताकि जो लोग अच्छे प्रैक्टिशनर थे वो थोड़े डरने लगे फिर कभी कोई खराबी ना हो जाए, गलती ना हो जाए। तो आई थिंक देयर वाज ए नैरेटिव विच वाज क्रिएटेड और वो अनफॉर्चुनेटली आज तक भी चल रहा है हमारे देश में। थोड़ा सा अभी जब से मोदी जी आए हैं तब से काफ़ी बदलाव आया है। उन्होंने अलग से एक आयुष मंत्रालय बनाया, प्लस जो है एक अच्छी बात उन्होंने की 2017 में, जो आयुष मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं वो एक हमारे साथी हैं, वैद्य हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो उनको बनाया उन्होंने। तो आई थिंक काफ़ी काम अब हो रहा है और चेंज आ रहा है, लोगों में भी अवेयरनेस आ रही है, लोगों को भी अब मालूम चल रहा है कि हमारी ये जो धरोहर है इसमें बहुत जो है शक्ति है, बहुत पावर है और इसको लोग अब धीरे धीरे अपना रहे हैं। लेकिन हाँ, आपका ये कहना ठीक है कि अभी भी हमारे माइंडसेट में वो थोड़ा सा मॉडर्न मेडिसिन ज़्यादा घुसा हुआ है। लेकिन अब तो मैं देख रहा हूँ कि अब जो मॉडर्न मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स वो भी थोड़े ओपन हो रहे हैं। एंड आई पर्सनली वर्क विद लॉट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो फ्यूचर ऑफ मेडिसिन विल बी इंटीग्रेटिव। पर अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो औहदा एक MBBS डॉक्टर का है जी, वो औहदा एक आयुर्वेदा डॉक्टर को जो हम कहते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो नहीं मिल पा रहा जी। टू एन एक्सटेंट। इवन मेडिकल एसोसिएशन दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट आयुर्वेदा एज अ साइंस। आई थिंक इसमें आपका क्या कहना है? दिस इज़ रियली वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि भारत के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स कह लीजिए आप एक तरह से। हमारे पास ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, आयुर्वेद है, नॉट ओनली आयुर्वेद, आप और भी है, योग है, साथ में जो है यूनानी है, सिद्धा है और कई ऐसे ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं। और हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन भी बहुत अच्छा है। दुनिया भर के लोग भारत में जो है मेडिकल टूरिज़्म के लिए आते हैं। तो यदि हम
थोड़ा सा जो है इस पर मिल कर के काम करें, ये थोड़ा सा अभी डेफिनेटली आपने सही कहा है कि कहीं ना कहीं वो एक प्लेटफॉर्म हम लोग आपस में नहीं बना पाए अभी, जहाँ पर दोनों पैथीज़ के लोग आपस में मिल के काम करें। अगर हमें एक एग्जांपल देखना है तो चाइना ने किया ये, जी चाइना हैज़ डन इट, और इसी वजह से चाइना आज जो है पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन इज़ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड, एक्सेप्टेड भी है। अभी हम जैसे चाइनीज मेडिसिन की बात कर रहे हैं, राइट? कुछ दिन पहले यहीं पर हमारे साथ एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे. ही इज़ एन एक्सपर्ट इन gut, he's an expert in liver, he's an expert in several things, right? And while I was talking to him, तो मैंने उन्हें एक बताया कि मैंने कहा आपका आयुर्वेदा में क्या कहना है? कहता है आयुर्वेदा को आप साइंस से कंपेयर कर भी कैसे सकते हैं? तो उन्होंने तो ऐसे लगे जैसे मैं उनकी बेइज्जती कर रहा हूँ. तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहते हैं मेरी जो माता जी हैं, उनकी जो मदर हैं, शी इज़ एन आयुर्वेदिक डॉक्टर. अच्छा, हाँ जी. वो कहता है, वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि यार जब मेरी माता जी को कई तकलीफ होती है तो एलोपैथी के पास जाते हैं, और वैसे वो आयुर्वेदिक की डॉक्टर हैं. मेरे 2 मित्र हैं जो उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है आयुर्वेदिक के अंदर, पर नाउ प्रैक्टिस एलोपैथी कर, दे प्रैक्टिस एलोपैथी. नहीं ये डेफिनेटली कमी रही है, और ख़ास तौर से जब हम कॉलेज में गए थे 80s में, उस समय तो ऐसा ही ट्रेंड था कि जो लोग थोड़ा MBBS में एडमिशन नहीं होता था तो वो आयुर्वेद में आकर के डिग्री लेके और प्रैक्टिस, उनका उनका एक गोल ही रहता था कि एलोपैथी प्रैक्टिस करनी, डिग्री मिल जाएगी. लेकिन अभी ट्रेंड बदल रहा है. अभी आजकल जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आयुर्वेद में. तो जैसा मैंने कहा कि अभी ये पिछला 10 साल का काम आप लगा लीजिए तो टाइम लगेगा, बट द फ्यूचर इज़ देयर. मैं तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आयुर्वेद के बिना काम नहीं चलेगा. सर आप तो 1992 से कॉन्फिडेंट हैं. हाँ जी. दैट्स द रीजन व्हाई यू हैव बीन हाँ, तो मैंने तो शुरू एस्टैब्लिश दिस. मैंने तो उस ज़माने में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस शुरू की थी जब आयुर्वेद को कोई ज़्यादा पूछता नहीं था. और ख़ास तौर से उस ज़माने में, क्योंकि मैं तो कॉलेज से निकला था और उस समय लोग सोचते थे कि आयुर्वेद मतलब कोई बुजुर्ग सा वैद्य होगा. तो इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी, क्योंकि लोग आते थे तो इनफैक्ट कई बार मेरे को बोलते थे आपके पिताजी को दिखाना है, कहाँ मिलेंगे डॉक्टर प्रताप चंद. वो समझते थे कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आई वाज जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट, वहाँ से कॉलेज से निकला. सो ट्रू. लेडीज एंड जेंटलमैन, आप बंधे रहिए क्योंकि हम बहुत ही सरल भाषा में बहुत गंभीर विषय के ऊपर बात करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज आयुर्वेदा. आयुर्वेदा को आयुर्वेदा कहा क्यों जाता है? व्हाई इज इट नोन एज द नॉलेज ऑफ लाइफ, राइट? ये इसको हम कह रहे हैं 5000 साल से ये हमारी संस्कृति में जुड़ा हुआ है, और तब भी हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं. 5000 साल वी हैव गॉट अ हेड ऑन एज कंपेयर टू ऑल द अदर मेडिकल साइंसेज. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ कैन यू यूज दैट in your day-to-day practices. How can you use that in your workplace? Or take this time and quickly subscribe to our channel, because if you're loving this, I'm sure the next part you're going to love it. डॉक्टर साहब एक बात बताइए, 1992 से you have been an evangelist of Ayurveda in the country. जी. आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा होगा एलोपैथी में जो चीज आयुर्वेदा एड्रेस कर सकती है वो एलोपैथी एड्रेस नहीं कर सकती. तो व्हाट आर द एविल्स ऑफ एलोपैथी अकॉर्डिंग टू यू? मैं तो आयुर्वेदिक कॉलेज ज्वाइन ही इसलिए किया था कि मैं आयुर्वेद पढ़ना चाहता था, और स्पेशली जब मैं फर्स्ट ईयर में जब ज्वाइन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आई वॉज सो फैसिनेटेड बाय दिस नॉलेज. वास्तव में अभी भी लोग आयुर्वेद को नहीं जानते. आयुर्वेद जब आप सुनते हैं तो पीपल थिंक सम होम रेमेडीज, कोई काढ़ा नुस्खा. आयुर्वेद, द वर्ड इट सेल्फ, इफ़ यू एनालाइज द वर्ड आयुर प्लस वेदा, सिंपल भाषा में समझाता हूँ. वेद कहते हैं नॉलेज, एंड आयुर हैज़ बीन डिफाइंड, और आयुष बोलते हैं उसको, हैज़ बीन डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, सेंसेस, माइंड एंड सोल. बॉडी, सेंसेस, माइंड एंड सोल. शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा का जो संयोग है उसको आयु बोलते हैं, और उसका जो नॉलेज है वो आयुर्वेद है. तो ये कोई होम रेमेडीज़ तक सीमित थोड़ी है. आप बताइए किस चीज़ के बारे में आपको जो है कोई भी तकलीफ़ आपको किसी लेवल पर भी हो. तो जब मैंने ये पढ़ा फर्स्ट ईयर में काफ़ी फ़िलासफ़ी पढ़ाते हो, तो आई वॉज फैसिनेटेड. बल्कि मुझे इतना एक्साइटमेंट हुआ कि सेकेंड ईयर में जब मैं गया कॉलेज में, तो मुझे लगा कि यहाँ जो पढ़ रहा हूँ मैं, दैट्स नॉट इनफ. मुझे चाहिए एक गुरु.
क्योंकि एक बहुत जो आप कह रहे हैं कि 5,000 साल पुरानी ये जो नॉलेज सिस्टम है, और पुराने समय में गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ चलती थी। जी हाँ। तो फॉर्चुनेटली इन सेकेंड ईयर आई फाउंड ए वेरी नाइस वैद्य नानक चंद शर्मा जी, हमारे कॉलेज के पास में उनकी क्लिनिक थी। एक दिन मैं ऐसे ही चला गया कॉलेज के बाद उनके पास, नानक चंद जी से हाँ मिलिए जी, आप। उनके पैर छुए हाँ। और उनको बोला कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ आयुर्वेदिक कॉलेज में और कुछ सीखना चाहता हूँ। तो ही वॉज सो हैप्पी, और उन्होंने मुझे इतनी सारी केस स्टडीज सुना दी अपनी जीवन की पूरा। ही वॉज लाइक प्रैक्टिसिंग ऑलमोस्ट 60 ईयर्स। और फिर उसके बाद मैंने उनको नहीं छोड़ा, बल्कि इवन फिनिशिंग माई डिग्री फिर मैं 5 साल उनके पास गुरु शिष्य परंपरा में आयुर्वेद पढ़ा। वो कोई केस स्टडी आपको याद है जिसने आपको हिला दिया हो, झंझोड़ दिया हो? एक केस स्टडी बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने मुझे पहले दिन ही सुनाई थी कि वो कहते थे कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो एम्स है उसमें कोई एक, बल्कि वो शायद वो डॉक्टर ही बता रहे थे, कोई उनको इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हुआ था। वो वैद्य जी ने मुझे बताई ये बात, और वो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में थे कि भाई इसका तो अब सर्जरी करना पड़ेगा, इसका कुछ इलाज नहीं है। तो शायद वो जो व्यक्ति थे वो इनको जानते थे किसी तरह से, तो इन्होंने कहा कि भाई सर्जरी से पहले एक बार मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। तो वो आए, उन्होंने देखा, कुछ मेडिसिन वगैरह दी, एंड उनका इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज क्लियर हुआ। तो आई वॉज वेरी, मैं उस समय एम्स तो अभी भी बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है जी। और उस समय तो काफ़ी जो है उसका एक वो माना जाता था कि एम्स में अगर ठीक नहीं हुआ कोई व्यक्ति, तो मेरे को बड़ा एक और मोटिवेशन मिला। ऐसे मोटिवेशन मुझे एज ए मेडिकल साइंस तो था ही आयुर्वेद का, लेकिन मोर देन दैट आई ऑल्सो, मैंने एक अगर फ्यूचर में मैंने देखा तो मैंने देखा कि ये एक ऐसी साइंस है कि जो केवल शरीर को तो स्वस्थ बनाती हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे आपने एलोपैथी का जिक्र किया, तो एलोपैथी में अगर हम जाएं तो माइंड के लेवल पर जाएं आप अगर, तो बहुत कुछ अधिक नहीं मिलेगा, ब्रेन तक सीमित है बस। कुछ ब्रेन के लिए मेडिसिन दे दिया, एंग्जाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, लेकिन जो हमारा माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जहाँ पर आपको ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जहाँ पर आपका जो है पूरा, जिसको हम संस्कार बोलते हैं, जो चित्त हमारा है, वहाँ कैसे असली बीमारी तो वहाँ है। आज तो मॉडर्न साइंस भी मान रही है ना साइकोसोमेटिक डिजीज़, बल्कि हम तो प्रैक्टिस में देख रहे हैं आजकल ऑलमोस्ट 90% जो लोग फिजिकल सिम्टम्स लेके आते हैं उनका रूट माइंड में है, इमोशंस में है। तो मैंने देखा है तो आयुर्वेद में बहुत बढ़िया चीज़ इसके बारे में है। तो आज हम वो सारा काम करते हैं, बल्कि हमने अभी प्रोटोकॉल बनाए हैं, जब हमारे पास पेशेंट कोई आता है तो 4 लोग काम करते हैं एक पेशेंट के साथ। आयुर्वेदिक डॉक्टर, माइंड, एक अपन हमारा माइंड वेलबींग कोच होता है, एक योगाचार्य और एक न्यूट्रिशनिस्ट। तो गजब के रिजल्ट, जो हम पहले, हमें कई बार 1-1 साल लग जाता था, अब 3 महीने में रिजल्ट मिलता है। तो दैट इज़ द पावर ऑफ आयुर्वेदा विच नोबडी इज़ एक्चुअली रियलाइजिंग। अभी लोगों को पता ही नहीं है ये। लोग सोचते हैं आयुर्वेद मतलब जड़ी बूटी, नहीं, हाँ नुस्खे, घरेलू नुस्खे कि थोड़ी सी अजवाइन ले लो, थोड़ा सा बस वो तो एक छोटा सा पार्ट है आयुर्वेद का। मैंने बोला ना, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, बॉडी, सेंसेस, माइंड एंड सोल, इसके बारे में कुछ भी आपको किसी लेवल पर कोई भी ट्रबल हो, आयुर्वेदा हैज़ द सोल्यूशन। कभी आपकी किसी डॉक्टर से बात हुई, उसने कहा आयुर्वेदा किसी काम का नहीं है? नहीं, मेरे साथ ऐसा वाक़या तो नहीं हुआ। हाँ। मेरे साथ तो जो डॉक्टर्स आते हैं, क्योंकि मैं विदेशों में बहुत ट्रैवल करता हूँ और वहाँ पर मेरे जो वर्कशॉप होते हैं उनमें डॉक्टर्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी बैठे होते हैं। और अभी तो मैं आपको बताऊं, जापान में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, इंटीग्रेटिव प्रोग्राम। 10 डॉक्टर्स हैं एमडी मॉडर्न मेडिसिन के, वो हमारे साथ काम करते हैं। बल्कि उनके जो भी डिफ़िकल्ट केस होते हैं विच दे फील के हमारे पास ये लिमिटेशन है, तो देन दे कम टू अस, और हम लोग उसमें एक कंसल्टेशन करते हैं उनकी, पेशेंट की, और यहाँ से कुछ मेडिसिन भेजते हैं, मॉनिटरिंग वो करते हैं। तो आई थिंक अगेन, अगर हम लोग आपस में एक प्लेटफॉर्म पर आकर के एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो वी कैन ऑफर द बेस्ट मेडिकल सिस्टम टू द वर्ल्ड। आई एम जस्ट लविंग इट दैट यू हैव नॉट पोलराइज्ड द मेडिकल वर्ल्ड. You are not saying here allopathy is bad. No, I never say. I think it's a very holistic approach of looking at can we integrate it. सर, आप मेरे को एक एग्जांपल दे सकते हैं जहां पर modern medical science has failed terribly, and that's where Ayurveda came into picture, and with the integrative science we could serve the customer. देखिए, हमारे पास तो जो पेशेंट आते हैं वो लास्ट में ही आते हैं, सब चीज़ ट्राई करके आते हैं। आजकल कुछ लोग आने लगे हैं, पहले भी आ जाते हैं, पहले आने लगे हैं,
लेकिन हमने ये देखा है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है उसका एक अपना एक प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का, है ना, एक दायरा है, एक जहाँ पे दायरा वो है। operate कर सकते वहाँ पर वो देखते हैं कि भाई आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो वो देखते हैं कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हमें कौन सा मॉलिक्यूल चाहिए, उसकी एक टैबलेट बनाएं। इसी तरह से हम जो है आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो वो उसके लिए ठीक है, वो इंस्टेंट रिलीफ आपको चाहिए या किसी चीज़ को इंस्टेंट कंट्रोल करना है, सर्जरी करनी है, एक्सीडेंट हो गया है, आपको एकदम से हार्ट अटैक आ गया तो आपको एक इमरजेंसी केयर के लिए वो अच्छी है। बट व्हेन इट कम्स टू रूट कॉज, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर है, अब ब्लड प्रेशर की बात हमने की, तो ब्लड प्रेशर का रूट कॉज क्या है वो तो नहीं समझा। हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर जो है वो एसिडिटी से भी होता है। अगर आप ब्लड प्रेशर की गोली ले रहे हो और साथ में आप कॉफ़ी चाय दिन में 4-5 बार पी रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको ज़िंदगी भर nullify हो गए। इसीलिए वो कहेंगे कि ज़िंदगी भर खाइए इसको। भाई क्यों खाएं ज़िंदगी भर? अगर मेरे को कॉज क्योंकि मालूम, आपको कॉफी जिंदगी भर पीनी ही पीनी है। नहीं कॉफ़ी ठीक है, कॉफ़ी भी आपको पिला देंगे हम, हाँ। लेकिन पहले रूट कॉज को आप समझ तो लें। आपके अगर घर में एक तरह से कोई प्रॉब्लम है, आपके बाथरूम में कहीं जो है कोई लीकेज आ गई है डीपर लेवल पर, तो आप ऊपर ऊपर उसको पेस्ट कर दो तो थोड़ी देर के लिए पानी रुक जाएगा, फिर कहीं और से निकलेगा। हाँ। तो ऐसा ही होता है ना। तो हम लोग इसलिए रूट कॉज को समझते हैं। ब्लोटिंग गैस आम होती है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है लोगों का, स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और काफ़ी सारी कई डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज़ वालों को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का एक ही प्रिंसिपल है कि व्हाट इज़ द रूट कॉज। और बड़ी अच्छी फिलॉसफी है आयुर्वेद में। हम लोग जब बात करते हैं, जो आपने नाम सुना होगा वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, ये 3 बेसिक फंक्शनल एनर्जीज जो हमारी बॉडी की हैं, इन्हीं में इम्बैलेंस होता है। डिजीज़ बहुत तरह की हो जाती है, लेकिन अंडरलाइंग ये तीन ही एनर्जी हैं। इनमें से किसी एक की या 2 की, कभी कभार तीनों ही आउट ऑफ बैलेंस होती हैं। तो दैट इज़ हाउ वी डायग्नोज द डिजीज़। कोई हमें कोई एग्जांपल दे सकते हैं, रियल एग्जांपल जो आप अभी डील कर रहे हो, जहां पर एक पेशेंट आपके पास आता है, उसने कहा मैं पिछले 4 साल से ये पिल ले रहा हूँ, एंड देन व्हेन यू डायग्नोज्ड इट, यू रियलाइज्ड दैट द पर्सन कुड गेट अवे फ्रॉम दैट पिल विद इन 3 months टाइम। नहीं, ऐसा तो ऐसे ही केसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं, जैसे कि ये IBS आपने नाम सुना होगा, जी है ना। IBS के बहुत सारे केसेस, जो गट रिलेटेड गट रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो उसमें हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स का वो जो प्रॉब्लम है वो ब्रेन से कनेक्टेड है, स्ट्रेस से कनेक्टेड है। गट ब्रेन एक्सिस मॉडर्न साइंस भी। तो हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा गट को हील करने के लिए मेडिसिन दे रहे हैं, जो अभी जो चिकित्सा उनकी चल रही है। लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं तो मैं उसमें गट के लिए भी देता हूँ और एक थोड़ा सा माइंड के लिए एक टैबलेट ऐड करता हूँ। तो विद इन 2-3 months उसको कहता है मेरा तो ठीक हो गया प्रॉब्लम। जब तक हम अगेन रूट कॉज कहाँ है, माइंड में है, तो माइंड को भी किस तरीके के रूट कॉजेज होते हैं? मोस्टली जैसे एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, और फिर उसके गहराई में आप जाना चाहिए। ऐसा यहीं तक नहीं छोड़ते हम लोग, भाई एंग्जाइटी है तो क्यों है एंग्जाइटी, कोई पर्सनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई रिलेशन की प्रॉब्लम है, कोई वर्क पर आपके जो जहाँ काम करते हैं वहाँ आजकल काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको भी एड्रेस करते हैं हम लोग। जैसे आप कोचिंग करते हैं, हम लोग भी एक तरह से कुछ कोचिंग उनको करके, इट्स नॉट ऑलवेज मेडिसिन, यू नो। आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कई बार पेशेंट जो मेरे पास आते हैं, उनसे हम जो 10-15 मिनट का जो कंसल्टेशन होता है, समटाइम्स दे टेल मी, चाहे कितना भी कई बार बहुत क्रॉनिक पेशेंट होता है, कह रहे सर 50% तो मैं ठीक हो गया। आई मीन दैट्स हाउ द हीलिंग स्टार्ट्स। हीलिंग केवल मेडिसिन से नहीं होती है। आपकी कोई प्रॉब्लम है, बीमारी क्या है, एक प्रॉब्लम ही तो है, और उस प्रॉब्लम के बारे में अगर आपको मैं समझा दूँ अच्छी तरह से, जो किसी ने नहीं समझाया आज तक, तो आपको कम से कम एक रास्ता दिखाई देता है ना, एक आपको एक लाइट दिखाई देती है कि अच्छा ये इधर ये ठीक है। नहीं, अभी तक तो क्या उसने सुना कि इसका कोई इलाज नहीं है, ज़िंदगी भर आपको गोली खानी पड़ेगी। एक छोटी सी बीमारी है, उसके लिए ज़िंदगी भर गोली खानी पड़ेगी। ख़ास तौर से ब्लड प्रेशर है या कोई भी जो आजकल लाइफस्टाइल डिसीज़ है। भाई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब क्या है, पहले आप यही समझ लो, आप पढ़े लिखे इंसान हो। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब है कि गलत लाइफस्टाइल से मुझे बीमारी हुई है, तो गोली क्यों खा रहे हो आप? कॉमन सेंस जरा थोड़ा लगाइए, भाई लाइफस्टाइल ठीक करो ना, जिस वजह से आपको बीमारी हुई है उसको ठीक कर लो।
तो ये लोग जो है ना, थोड़ा सा लोगों को ये थोड़ा हम एजुकेट करते हैं कि दिस इज़ योर बॉडी। और आयुर्वेद में तो जब हम थोड़ा डीपर लेवल पर जाते हैं तो एवरी पर्सन इज़ ए यूनिक प्रकृति, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। तो And अब when you say constitution लगे, what does that mean? देखिए, हर आदमी व्हेन वी आर बोर्न विद ए फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें जी तो हाँ। आपने सुना होगा पंच महाभूत से शरीर बनता है ना। हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना। तो जब हमारा ये कंसेप्शन होता है, ये जो वो 5 एलिमेंट्स होते हाँ 5 एलिमेंट्स, तो हर व्यक्ति में एलिमेंट का कॉम्बिनेशन अलग अलग है। किसी में फायर ज़्यादा है, जैसे आपका जो प्रोफेशन है उसमें जो फायरी लोग होंगे वो बड़े एक तरह से होता है ना, जो मोटिवेशनल अंदर आग होती है, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप उनके अंदर होगी और बड़े अच्छे वो एक्टिव होंगे। बहुत जो है उनको अगर एक वो कहता है ना कि एक एक ड्राइव होता है उनके अंदर, स्ट्रेटजी बनाने में बड़े अच्छे होते हैं। ये इनको हम फायर बोलते हैं, पित्त प्रकृति बोलते हैं आयुर्वेद में। जैसे दूसरे एयर ही हैं, वात प्रकृति, इसमें एयर एलिमेंट ज़्यादा है, तो वो थोड़े से जैसे दुबले पतले होंगे, कितना भी खाना खाएं उनका वजन नहीं बढ़ता और उनको जो है वो थोड़े से एयर की तरह से मोबिलिटी ज़्यादा होती है। आपने देखा ना, कुछ लोग ऑफिस में बड़े हाइपर एक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो वो बीमारी नहीं है उनकी। आई हैव टू अंडरस्टैंड, उनका नेचर है वो। ऐसी कफ प्रकृति होती है जिसमें अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है, वो थोड़े स्लो, सेडेंटरी, मस्त, थोड़े से उनको कोई जल्दी नहीं लगी, अर्जेंसी नहीं है उनको। आप कुछ काम देंगे तो डेडलाइन जो होगी ना वो लास्ट में शुरू करेंगे उसको, आज से काम नहीं करना उनको। तो ये प्रकृति को समझना बहुत ज़रूरी होता है। पर कई बार क्या होता है कि लोग जब मैच्योर हो जाते हैं धीरे धीरे तो वो शांत होने लग जाते हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर की जो प्रकृति है वो चेंजेस में हो रही है। वो आप माइंड की बात कर रहे हैं। शांति रिलेट्स टू माइंड। ये बॉडी तो वही रहती है, प्रकृति नहीं बदलती उसकी, लेकिन माइंड के लेवल पर भी आपको जो है 3 एनर्जीज होती हैं, 3 क्वालिटीज़ माइंड की, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जैसे जैसे आदमी मैच्योर होता है, दुनिया देखी उसने, काफ़ी एक्सपीरियंस लिया, तो कुछ चीज़ें हर एक को नहीं आती समझिए, कुछ लोगों को समझ आ जाता है कि यार ये फालतू का भाग दौड़ है। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फूड हैबिट्स, वी नीड टू टेक केयर ऑफ द स्लीपिंग पैटर्न्स, वी नीड टू टेक केयर ऑफ कि हम क्या खा रहे हैं, पैक्ड फूड कितना खा रहे हैं, स्ट्रेस कितना ले रहे हैं, सो रहे हैं नहीं, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा फूड है। तीसरा जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें आयुर्वेद कहता है कि थोड़ा सा जो है ना आपका अर्ध बल हम बोलते हैं, कि जितना आपके अंदर बॉडी में स्ट्रेंथ है उसका आधा बल आपको एक्सरसाइज में प्रयोग करना चाहिए। वो अब आजकल एग्जॉस्ट कर देते हैं, तो एग्जॉस्ट होगा तो सारे ऑर्गन ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे ना आपके। एक लिमिट है ना उनकी भी। आप एक जो कार के ऊपर इतना अगर ट्रक वाला लोड डाल देंगे तो कार तो बैठ जाएगी ना। तो इसमें स्पेशली इफ यू लुक एट द कॉर्पोरेट, एंड हमारे जो लिसनर्स हैं वो बहुत सारे जी कॉर्पोरेट्स हैं, हाँ जी, तो हम बाहर के दुनिया को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रेस तो रहेगा। अगर मैं दिल्ली से गुड़गांव जाता हूँ या दिल्ली से नोएडा जाता हूँ या दिल्ली से फरीदाबाद जाता हूँ, तो जो गाड़ी के अंदर बैठने का जो स्ट्रेस है आई कैन नॉट इग्नोर। राइट। देन आई विल रीच माई ऑफिस, मेरा बॉस मेरे को कहेगा ये फाइल चाहिए, ये फाइल चाहिए, ये रिपोर्ट चाहिए, ये रिपोर्ट चाहिए, एंड बिफोर आई कुड अंडरस्टैंड, बिफोर आई कुड, आप एक वर्ड यूज़ करते हैं, स्थापित कर पाऊँ मैं अपने ऑफिस के अंदर अपने आप को, मेरा स्ट्रेस ऑलरेडी बढ़ गया। राइट। घर गया तो जिंदगी का स्ट्रेस बढ़ गया। तो स्ट्रेस की कमी नहीं है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द प्रैक्टिकल टिप्स एंड द रेमेडीज दैट वन कैन इम्प्लीमेंट इन देयर लाइफ्स? देखो, सबसे सिंपल चीज़ तो सबसे पहले यही है कि जो आप ये बता रहे हैं, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड इट। तो इसको पहले तो एक्सेप्ट कर लो। अब आप ऑफिस में घर से जा रहे हैं ऑफिस, तो आपको जैम मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि जैम है तो फिर घबरा जाओ। आप पहले से एक्सेप्ट कर लो कि जैम तो होगा ही, ऑफिस में जाएंगे तो ये प्रॉब्लम, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको क्या, आपके अंदर भी एक लिमिटेड एनर्जी है ना, उतना ही तो आप काम कर सकते हो। तो थोड़ा सा ना एक वही बुद्धि का काम आ जाता है। बुद्धि के लेवल पर हम इसको थोड़ा एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है यार ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसको हम अपने अंदर ना आने दें। वो बाहर ही तो है ना, जाम भी बाहर है, फाइल्स भी बाहर हैं, ऑफिस का जो स्ट्रेस है वो मेरे अंदर तो नहीं है ना, लेकिन मैं उससे इफेक्टेड होता हूँ, तो इसलिए मुझे अंदर से फिर रिएक्शन आता है उसका। तो उसके लिए 2-3 छोटी चीज़ें हैं। अगर हम आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में कहें तो बहुत ज़्यादा आप जो है ना ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें।
जैसे आप ठंडा पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, स्टिमुलेंट्स ज़्यादा ना लें, क्योंकि ऑलरेडी आपका माइंड जो है स्टिमुलेटेड है, कॉफ़ी चाय इसका सेवन ना करें। ड्रिंक समथिंग वार्म, हर्बल टी। अभी आपके साथ बैठ के ग्रीन टी पी, यहाँ पर ग्रीन टी पी लो, इसमें बल्कि कुछ सौंफ वगैरह भी डला हुआ था। मैं तो एक फार्मूला बताता हूँ, CCF बोलते हैं उसको, क्यूमिन कोरिएंडर फेनल, अपना जीरा धनिया और सौंफ, ये उबाल के थर्मस में ले आओ, बहुत बढ़िया है। गरम गरम पीते रहो, एकदम कूल हो, आपको कूल भी करेगा आपको और स्ट्रेस भी नहीं होगा। और दूसरा इसका एक बहुत अच्छा तरीका, मान लो अब जैसे अब ट्रैफिक जैम में आ रहे हैं, आप अगर ड्राइव भी कर रहे हैं, थोड़ा बढ़िया सा अच्छा सॉफ्ट म्यूज़िक लगाओ, मस्त कोई जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो, अब म्यूज़िक भी आप लगा रहे हो वो एजिटेटिंग वाला रॉक एंड रोल पॉप म्यूज़िक चल रहा है, तो वो तो और एजिटेट कर देगा। तो कोई बढ़िया कोई अच्छा सितार वादन, बांसुरी वादन, तो आपके म्यूज़िक से बहुत फ़र्क पड़ता है। जो हमारा जो कान है या जितनी भी इंद्रियां हैं, ये मन से कनेक्टेड है। एरोमा लगा सकते हैं आप, बढ़िया एरोमा से माइंड रिलैक्स होता है। और इसके साथ साथ बेस्ट है, सबसे सिंपल है ब्रीदिंग। आप ब्रीदिंग तो कर ही रहे हैं ना आप, तो थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, जिसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। लंबा गहरा सांस ऐसे करके, तो उससे क्या होगा, मोर ऑक्सीजन विल गो इनटू योर ब्रेन, द ब्रेन विल बिकम काम। स्ट्रेस को कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है। फिर छोटी छोटी चीज़ें और कर सकते हो आप, थोड़ा सा कुछ भी ऑयल रखो यहाँ थोड़ा टेम्पल्स में, हाँ, ऑयल आप कोई भी जो भी अच्छा खुशबूदार कोई ऑयल रखिए, ऐसे उंगली लगाई और यहाँ पर टेम्पल्स में मसाज कर लीजिए, बहुत तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। रात को सोने से पहले नाक में आप तेल डाल लीजिए, क्योंकि ब्रेन के अंदर ये स्ट्रेस का, मैं थोड़ा इसकी बायोलॉजी बता देता हूँ आयुर्वेदिक तरीके से। जब हमारे मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर, व्हेन देयर इज टू मच वात, वात क्या है, वो एनर्जी है जो मूवमेंट कराती है, तो वो ब्रेन को ओवर एक्टिव कर देती है, फिर नींद भी नहीं आती है, माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो जब वात बढ़ती है, तो वात का एक सबसे सिंपल जो क्वालिटी है वो ड्राइनेस है, वो ड्राई कर देती है। कई बार आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं इसके दिमाग में खुश्की आ गई। तो तेल डालो ना नाक में, सिर में तेल की मालिश कर लो। आप जब घर जाते हो, घर देखिए ऑफिस का स्ट्रेस तो आप अवॉइड कर नहीं सकते, ट्रैफिक का भी नहीं कर सकते, लेकिन जब आप घर जाते हैं, घर जाके तो का भी नहीं कर सकते, घर का उसका तरीका मैं बताता हूँ, कर सकते हो, उसको कर सकते हो। हाँ। उसका करने का तरीका ये है कि एक तो घर जाते ही कॉफ़ी मत पियो, चाय मत पियो, टीवी मत खोलो, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेन स्टिमुलेटेड है, फिर आपने और स्टिमुलेट कर दिया। आप घर जा कर के 5 मिनट शवासन कर लीजिए, बहुत बढ़िया पोज है योगा का। अपना सीधा लेटो, आराम से अपने माइंड को अपने सांस के ऊपर फोकस कर दो, केवल 5 मिनट, 5-7 मिनट करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको इतना रिलैक्स फील होगा कि आप दोबारा ऑफिस जा सकते हो। जी। और टाइम अगर है थोड़ा सा, तो थोड़ा तेल लेके सिर में मालिश कर लीजिए, एंड देन टेक ए शावर, बढ़िया सा स्नान कर लो। तो 15 मिनट के अंदर आप इतने बढ़िया शांत व्यक्ति बन जाएंगे कि फिर घर में टेंशन नहीं होगी। घर में कोई टेंशन हो भी रही है तो आप कूल रहेंगे बिल्कुल। फिर देन स्पेंड, दूसरा एक मैं बार बार कहता हूँ, डोंट मेक योर होम योर ऑफिस। आजकल लोग सब टाइम ऑफिस का काम कर रहे होते हैं। घर जब पहुँच गए हैं आप, तो नाउ इट इज़ फैमिली टाइम, यू नो, बच्चे हैं, वाइफ है, पेरेंट्स हैं, जो भी आपके घर में लोग रहते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक वेलबींग का हिस्सा है हमारा। स्ट्रेस रिलीजिंग का सबसे बेस्ट तरीका है टू टॉक विद योर चिल्ड्रन। बच्चे हैं घर में, उनके देखो, बात करो। तो आजकल क्या हो रहा है, सब अपना अपना फ़ोन लेके बैठे हुए हैं। हम एक स्कूल चलाते हैं फरीदाबाद में, जीवा स्कूल जो है, उसमें हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ है, डिजिटल डिटॉक्स। हर घर के अंदर 1 घंटा डिजिटल डिटॉक्स होता है, कोई टीवी मोबाइल नहीं चलता, सब लोग साथ बैठ कर के खाना खाते हैं, आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा जो है इंटरेक्शन उनका होता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। यू नो द एनवायरनमेंट दैट वी आर अ पार्ट ऑफ, डॉक्टर साहब जी, वो एज यू यूज द वर्ड टॉक्सिक, वो इतना, आई विल नॉट यूज द वर्ड टॉक्सिक, पर इतना हाइपर हो चुका है, हाँ जी, कि हम इस दुनिया में वो चीज़ सेलिब्रेट करते हैं जो हम देखते हैं तरक्की कर रही है। स्टार्टअप्स दुनिया के अंदर एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, हसल कल्चर। जी, कुछ दिन पहले हमारे वन ऑफ द वेरी वेल नोन सेलिब्रेटेड
एंटरप्रेन्योर नारायण मूर्ति जी ने बात करी 70 घंटे काम करने की, तो मान लीजिए कि अगर ऐसी कॉन्फ्रेंस में आप बैठे और वहाँ पे हसल कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, 70 घंटों को प्रमोट किया जा रहा है, व्हाट वुड बी योर पर्सपेक्टिव टू दैट? देखिए, हम तो आयुर्वेद के तरीके से बात करते हैं. एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी पर्सन इज यूनिक. सम पीपल मे एंजॉय वर्किंग 70 आवर्स, बट इट डजंट अप्लाई टू एवरीबडी. हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में. तो प्रकृति की, आपको अपनी प्रकृति देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. आपको ये देखना है कि आप कार हैं या ट्रक हैं या ट्रॉलर है, साइकिल है, क्या है आप, और आप कितना वजन आपके ऊपर डाल सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसको हम देखते ही नहीं. हम दूसरों को देखते हैं. हम देख रहे हैं ट्रक को, अच्छा ये इतना वजन उठा रहा है तो मैं भी उठाऊँ. नहीं, मैं नहीं उठा सकता. तो ये प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ी. तो इसलिए जो है ना, हमको, और अल्टीमेटली फिर हमें ये भी तो देखना है कि जो आयुर्वेद में फिर हम आते हैं फिलॉसफी में, व्हाट इज़ दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव. मतलब आप क्या चाहते हैं लाइफ में. एवरीबॉडी वांट्स हैप्पीनेस. सबको सुकून चाहिए. हैप्पीनेस के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है हैप्पीनेस होता क्या है. आपने एक गोल सेट किया, आप उसको अचीव कर लेते हो, उस दिन आप खुश हो, क्योंकि अभी आगे फर्दर डिज़ायर नहीं आया. हैप्पीनेस मीन्स नो डिज़ायर, डिज़ायरलेसनेस. हाँ, मतलब एक तरह से आपका जो है ना, एक माइंड शांत जब रहता है, लेकिन फिर आपने दूसरा गोल सेट कर लिया, तो ये तो चलता रहेगा, इट्स नेवर एंडिंग. तो एक दिन आपको वही बुद्धि का आपको प्रयोग करना है कि मेरा कितना रिक्वायरमेंट है. देखिए, लिमिट तो कोई है नहीं. आज जो टॉप पर हैं वर्ल्ड के, उनको भी और चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं ना. तो यू हैव टू सी व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ. आपको खुश रहना है या दुखी रह करके जीवन में सक्सेस प्राप्त करना है. बाहर वाली मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में हैप्पीनेस है ही नहीं. डजेंट एग्जिस्ट देयर. अभी हम उनके पीछे भाग रहे हैं जहाँ हैप्पीनेस है ही नहीं, इसीलिए सब लोग दुखी हैं, क्योंकि है ही नहीं वहाँ पर हैप्पीनेस. खैर, अपनी प्रकृति को जानिए. जी, ये जो डायग्नोज करना होता है, अपनी प्रकृति को जानना होता है, ये कैसे जानते हैं? बहुत सिंपल है. इसका एक, वैसे तो थोड़ा सा जो है ना, इसमें आपको एक क्वेश्चनर होता है हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ayurveda.jiva.com/vpk. ये लिंक आप उसमें लगा देना. इफ़ यू गो देयर, उसमें क्वेश्चनर है. तो सिंपल है, अपने आप भर सकते हो उसको, कि आपका बॉडी फ्रेम कैसा है, आपकी आंखें कैसी हैं, आपकी जो क्या आपका बाउल मूवमेंट्स कैसा है, आपकी एपिटाइट कैसी है, उसके वो आप फिल करते जाओ. तो उससे आपको एक लास्ट में डोमिनेंट, जो आपके जो डोमिनेंट दोष हैं वात पित्त कफ में से कौन सा डोमिनेंट है, वो आ जाता है. बल्कि उसके साथ आपको थोड़ा फिर ये भी सजेशन मिलता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. और दूसरा तरीका है कि किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप जाकर के थोड़ा सा डिस्कशन करें. क्योंकि जैसे आप लोग भी करते हैं ना, असेसमेंट करते हैं, कई तरह के टेस्ट करते हैं आप लोग. तो ये प्रकृति टेस्ट होता है ये हमारा, इस तरह का. आजकल मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन भी, काफ़ी प्रकृति टेस्ट मिल जाते हैं. हमने एक बनाया हुआ है. अच्छा, तो आपने 3 दोषास की बात. हाँ जी. फिर आपने सात्विक खाने की बात करी. हाँ जी. तो कुछ बताएंगे कि कैसा खाना चाहिए? सबसे पहले तो अगर हम दोष की बात करें, मान लो आपकी वात प्रकृति है, तो इसमें एक सिंपल चीज़ समझने वाली. वात का मतलब होता है एयर. बिल्कुल सरल भाषा में समझाते हैं. वैसे वात का मतलब वात ही होता है, पर थोड़ा समझाने के लिए, तो एयर डोमिनेशन जहाँ होगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका शरीर जो है एयर की क्वालिटीज़ से सिमिलर उसमें चीज़ें हैं. तो एयर क्या होती है? कूल होती है, ड्राई होती है, रफ़ होती है, मोबाइल होती है. तो एक सिंपल प्रिंसिपल आयुर्वेद में है कि अगर आपको मालूम चल जाए कि मेरी प्रकृति है, तो हम कहते हैं कि जो उससे सिमिलर चीज़ें हैं उनको थोड़ा अवॉइड करिए. तो जो ठंडी चीज़ें हैं, लाइट चीज़ें हैं, रफ़ है, मोबिलिटी है, रनिंग, जंपिंग, जॉगिंग या साइकिलिंग, ट्रैवलिंग, उससे वात बढ़ेगा. लाइक इंक्रीजेज लाइक, और उसका जो ऑपोजिट है वो उसको बैलेंस करेगा. तो ईट समथिंग विच इज़ वार्म, कुक्ड, थोड़ा सा घी डाल के खाइए, थोड़ा लुब्रिकेटेड हो, ड्राई ना हो. तो इतना ही है. जैसे पित्त है, पित्त फायर डोमिनेंट है, तो पित्त का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी जिसमें हो, हीट है ना, शार्प या फिर एसिडिक, खट्टा, तीखा, मिर्ची, मसाला, ये सब, ये इसकी पित्त की क्वालिटी समझ लीजिए आप. तो ऐसी चीज़ें आप खाएंगे तो ऑलरेडी आपके बॉडी में बाय बर्थ पित्त ज़्यादा है. अगर आप ऐसी, हाँ, हीट ज़्यादा है, फायर ज़्यादा है, और अगर आप ऐसी चीज़ें रोज़ खा रहे हैं
तो आपको हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, जलन होगी, मुंह में छाले हो जाएंगे, स्किन प्रॉब्लम होगी, इचिंग होगी, बर्निंग होगी। हमको दिखता है ये सब, लेकिन कॉमन सेंस नहीं लगाते। जब आपके बॉडी में मान लो हीट बढ़ गई है, पेशेंट हमें ही आके बताता है सर जलन हो रही है, तो हम तो समझ जाते हैं कि गर्मी बढ़ गई, तो हम कहते हैं ये मत खाइए, ये खीरा खाइए, तरबूज खाइए, नारियल पानी पीजिए। वो 2 हफ्ते में आता सर मैं तो ठीक हो गया। उसको लगता है कि हमने जो कोई जादू कर दिया। जादू थोड़ी है, कॉमन सेंस है। तो इस तरह से जो पित्त वाले लोग हैं उनको कूलिंग चीज़ें लेनी चाहिए। और जो कफ है, कफ का जो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कफ सॉलिड होता है, अर्थ जैसे ना, सॉलिड है, डेंस है, स्टेबल है, थोड़ा कोल्ड है। तो इस तरह की चीज़ें मत खाइए जो बहुत हैवी हैं, थिक हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मिठाई है। तो उसका ऑपोजिट थोड़ा सा लाइट फूड खाइए, सूप वगैरह पीजिए, मूंग दाल खिचड़ी खाइए। तो कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ। हम इससे ज़्यादा कुछ कहीं और दिमाग अपना लगाते रहते हैं, लेकिन इधर ध्यान नहीं देते कभी। इसमें कुछ भी हो जाए तो इसको हम ले जाते हैं डॉक्टर के पास। भाई पहले थोड़ा सा खुद भी तो समझ लो ना। आपके घर में भी कितने गैजेट्स होते हैं, जब उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले तो थोड़ा दिमाग लगाते हो ना आपके, क्या हुआ क्या। तो ऐसे ही शरीर में करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि अगर आपको आज बताना हो कि यार ये 3 जो फूड है ना जी, हिंदुस्तान के किचन्स के अंदर से इनको बैन कर देना चाहिए, जी, व्हाट वुड बी दोस 3 फूड आइटम्स? देखिए, एक तो जो रिफाइंड है, रिफाइंड ऑयल आजकल जो यूज़ हो रहा है। दूसरा, कोई भी पैकेट वाली चीज़ हो, पैकेट में कोई चीज़ आ रही है बाज़ार से, वो नहीं चाहिए हमको। और तीसरी चीज़ जो अगर हम कहें तो जो इंडियन किचन में जो आजकल जो मेन प्रयोग में होती हैं चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा चीनी का जो प्रयोग होता है, शुगर। हमारे पुराने समय में जो है ना, ऐसा नहीं कि मिठाई नहीं खाते थे, पर गुड़ का प्रयोग होता था। और तो ये मैं अगर 3 चीज़ें तो मैं ये आपको सिंपल बता रहा हूँ कि इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। और घर का बना हुआ खाना, सिंपल खाना, बहुत सारी चीज़ें एक मील में मिक्स ना करें। ये बहुत सरल सी चीज़ें हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो पेट है उसका साइज़ कितना है। इतना सा साइज़ होता है उसका, एक फिस्ट के समान। तो हमें खाना भी जो है उचित मात्रा में खाना चाहिए, आराम से बैठ कर के खाना चाहिए, माइंडफुल ईटिंग। आजकल क्या लोग खाना खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, हाँ। खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मतलब मोबाइल देख रहे हैं, उसके बाद साथ साथ खाना खा रहे हैं। साथ साथ कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो दिस इज मतलब आप क्या कर क्या रहे हो आप? इसी को प्रज्ञा अपराध कहते हैं ना, बुद्धि का दुरुपयोग। भाई आप काम जो कर रहे हो किस लिए कर रहे हो काम? कि आप खाना खा सकें, आपको रोटी मिल जाए। तो रोटी खाने का तो टाइम ही नहीं है आपके पास। सो डॉक्टर साहब, हम सात्विक खाने की बात कर रहे थे जी, ठीक है। पर मैंने ये सुना है कि इस खाने के साथ ये नहीं खाना चाहिए, हाँ इस खाने के साथ ये नहीं खाना चाहिए, घी के साथ ये नहीं खाना चाहिए, विरुद्ध आहार बोलते हैं। हाँ, रात को दही नहीं खानी चाहिए। तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखो, सिंपल प्रिंसिपल है। सिंपल प्रिंसिपल ये समझ लें कि जो भी कुछ हम खाते हैं, पहला ये समझ लो क्यों खाते हैं हम उसको। इट इज़ नॉट ओनली फॉर टेस्ट। चलो टेस्टी होना चाहिए खाना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। आयुर्वेद में हम कोई इतने ज़्यादा वैसे नहीं है कि क्रूअल नहीं है हम लोग। हाँ। हम अलाउ करते हैं आपको, लेकिन एक बैलेंस ज़रूरी है। तो खाना हम किस लिए खाते हैं कि हमको हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ठीक है। दूसरा, केवल बॉडी को ही एनर्जी नहीं चाहिए, खाने का एक कनेक्शन हमारे माइंड से भी है। हमें मन जो है वो प्रसन्न चाहिए, हैप्पी माइंड चाहिए हमको। उसका भोजन से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो आजकल हम नहीं समझते। तो उसमें क्या है कि आपने सुना होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। योर माइंड इज एक्चुअली नरिश्ड बाय द फूड दैट यू ईट। तो अगर आपको खाना, जो सात्विक भोजन की हम बात कर रहे हैं, तो सात्विक भोजन खाएंगे तो सात्विक मन रहेगा। मतलब क्लियर मेंटल क्लैरिटी की आप बात करते हैं आजकल, जो काफ़ी अच्छा शब्द है। मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल जो है एक स्टेबिलिटी, ब्रेन फॉग की बात करते हैं। ब्रेन फॉग, तो वो सात्विक से आएगा आपको क्लैरिटी। और जो आप ये बात कर रहे हैं कि विरुद्ध आहार, तो हमें जो खाना है अगर वो एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि उसके अंदर चाहे कितना ही न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को डिलीवर नहीं होगा, क्योंकि पचेगा नहीं। जब आप जो कुछ भी खा रहे हैं अगर वो पचेगा नहीं, तो उससे एक टॉक्सिक मटेरियल बनता है हमारी बॉडी में। उसको हमारी आयुर्वेदिक भाषा में आम बोलते हैं। आम एक म्यूकस टाइप का मटेरियल होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है। और आम जो है ये सैकड़ों बीमारियों की जड़ है।
स्टार्टिंग फ्रॉम जो गट हेल्थ की बात करते हैं, गट हेल्थ खराब क्यों होता है? क्योंकि ये टॉक्सिक मटेरियल, म्यूकस मटेरियल बनता है। वो कहाँ से बनता है? अनडाइजेस्टेड फूड से। अनडाइजेस्टेड फूड क्यों हुआ? क्योंकि हमने कुछ ऐसी चीज़ें खाई जो एक दूसरे के विरोध में है। एक फैक्टर है, और बहुत सारे। ओवर ईटिंग करेंगे वो भी नहीं पचेगा। आप जो है रेगुलरली कुछ थोड़ा थोड़ा खाए जा रहे हैं दिन भर, वो भी नहीं पचेगा। बहुत सारे जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे सिस्टम में इनडाइजेशन पैदा करते हैं, विच इज़ ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो इसलिए जो रात को दही नहीं खाना, क्योंकि दही हैवी होता है। इसलिए हम कहते हैं रात को डिनर लाइट करना चाहिए, क्योंकि हमारी अग्नि जो है वो सन के साथ उसका एक रिलेशन होता है। जैसे ही सनराइज होता है तो हमारी अग्नि जो है, पाचक अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, वो उसको थोड़ी एक्टिव हो जाती है। वो मिड डे पर वो मोस्ट एक्टिव होती है। इसलिए हम कहते हैं लंच शुड बी योर मेन मील। और जैसे ही आप रात में जाते हैं तो फिर डाउन हो जाती है। तो अगर आप डिनर सनसेट के बाद कर रहे हैं, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है ना कि 6 बजे तक खा लीजिए, एक काफ़ी ट्रेंडिंग में। तो पर्पज़ यही है कि खा लेंगे, अगर उस टाइम थोड़ा हैवी भी खा लिया तो पच जाएगा वो, और जितना आपने लेट खाया वो पचेगा नहीं। वैसे खाने को पचने में कितना टाइम लगता है आपके हिसाब से? 6 घंटा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो क्योंकि 6 रस होते हैं ना हमारे, तो हर रस को 2 घंटे लगते हैं पचने में। पर चलो, अगेन वी आर नॉट दैट क्रूअल के 6 घंटा वेट करें। तो मिनिमम 4-5 घंटे का गैप तो होना चाहिए आपके खाने में और आपके सोने में। हाँ, नहीं, खाने में और जो दूसरा खाना जो आप खाते हैं। जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया तो आप 2 घंटे बाद फिर कुछ स्नैक्स खा लिए, फिर लंच किया, फिर उसके बाद कुछ और खा लिया, वो फिर पचेगा नहीं खाना। पर जो लोग जिम जाते हैं वो कहते हैं हर 3 से 4 घंटे में कुछ खाना चाहिए। नहीं, तो 4 घंटे तो हम 6 मील होने 4 तो हम भी कह रहे हैं ना, 3 तो इट्स टू शॉर्ट, 3 घंटा नहीं। हाँ, बीच में आप 2 मील्स के बीच में फ्रूट खा सकते हैं, बिकॉज फ्रूट्स आर इजीली, या कुछ जो आप जो है चना खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं, कुछ हेल्दी स्नैक्स। सैंडविच नहीं, बर्गर नहीं खाना है। डॉक्टर साहब, कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं जो, जैसे आपने कहा कि रात को दही नहीं खानी, हाँ जी, ऐसे कुछ फूड जो कॉम्बिनेशन में नहीं चलते? जैसे मैंने सुना है कि हाँ जी, दूध और नमक नहीं चलता। हाँ, जैसे दूध के साथ कोई भी सॉल्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। आमतौर पर हमारा नॉर्थ इंडिया में ना, मैंने बहुत लोगों को देखा, पराठा साथ में दूध, और अचार भी होता है। दूध के साथ खट्टा भी नहीं चलता है, दूध के साथ नॉनवेज भी नहीं चलता है। दूध के जो अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे दूध से छाछ बनती है, दूध से दही बनती है, दूध से खीर बनती है, तो वो भी मिक्स मत करिए। एक ही चीज़, दूध और दही भी नहीं। हाँ, दूध और दही नहीं। कई बार होता है ना, आपने जो है रायता भी लिया लंच में, फिर बाद में खीर भी खा ली। तो ऐसे कॉमन चलता है लोग। और सुबह रायता भी लिया और पराठा भी खाया और अचार भी खाया और दूध भी पिया, वो तो बहुत गड़बड़ हो गया। तो इसलिए बहुत सारी बीमारियां आजकल जो है विरुद्ध, ऐसे जो विरुद्ध आहार का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है आयुर्वेद में। वहाँ प्रकृति भी आती है। जैसे कफ प्रकृति के लोग हैं, तो कफ मतलब अर्थ है ना, हैवी, तो उनकी अग्नि थोड़ी स्लो होती है। पित्त है, उनकी फायर बहुत स्ट्रांग होती है। तो अपनी अग्नि के अनुसार आपको खाना है। अगर अग्नि के विरुद्ध खा रहे हैं, आप कफ प्रकृति के हैं और रोज़ पराठा खा रहे हैं मक्खन लगा करके, तो आप अपने विरुद्ध है। अपोजिट टू प्रोफेशन भी होता है। आपका सेडेंटरी वर्क है और आप हैवी खाना खा रहे हैं, वो भी विरुद्ध है। आप लेबर हैं तो वहाँ आप खाना खा सकते हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं। तो देयर आर मैनी डिफरेंट क्राइटेरियाज। डॉक्टर साहब, ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी, अगर आप इफ़ यू स्टडी इंडियन कल्चर, हमने देखा है कि जो हमारा हिंदुस्तान में योगा था, फिर आयुर्वेदा है, फिर वेदास हैं, फिर स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, जब यहाँ पर पढ़े हुए थे तब हमने पढ़े नहीं। देन समबडी विल कम फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री, विल सेल इट एट 10x द रेट, देन विल रन आफ्टर दैट। ये जो प्रक्रिया है, ये क्या है? आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोगों को एक तो ये अंदर अपने एक ये कॉम्प्लेक्स रहा कि हमारी ये जो चीज़ें हैं इनका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा कुछ हमें पढ़ाया गया कि जो वेस्टर्न चीज़ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा साइंटिफिक है, वो ज़्यादा जो है एक तरह से इफेक्टिव है, वो साइंटिफिक हो गया ना, रिसर्च बेस्ड है। जबकि जब आप देखें, आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। आपने सुना होगा सर्केडियन रिदम की बात आजकल, उसमें वो क्या है, सर्केडियन रिदम हमारी आयुर्वेद में दिनचर्या है, दिनचर्या लिखा है उसमें। तो हमारे यहाँ दिनचर्या लिख दिया, हमारे यहाँ शब्द आ गया, जैसे लंघन आ गया। लंघन मतलब फास्टिंग, उपवास। ऑटोफेजी को नोबेल प्राइज़ मिल गया।
तो हम लोग सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही है, क्योंकि एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम रहा। हम हमको जो पढ़ाया गया वो यही पढ़ाया गया कि हमारी जो हिस्ट्री है वो हम लोग स्लेव्स ही रहे हैं और हमारे पास कुछ नहीं है, ये सब बाहर से आया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। दूसरा क्या है कि अभी हम लोग थोड़ा सा हमारे अंदर वो स्किल्स कम हैं, अब आने लगी हैं। वैसे आप लोग जैसे काम कर रहे हैं कि एक चीज़ को लेकर के और उसका एक पूरा एक प्रोग्राम बनाना और उसको एक्सप्रेस करना और उसको मार्केट करना और उसको बाकायदा दिखाना कि देखो ये ऐसे काम करता है। हमारे यहाँ हमने जैसे बोल दिया सात्विक भोजन खाओ, आराम से बोल दिया सात्विक भोजन खाओ, इससे मन प्रसन्न रहेगा, इतना बोल दिया। वो क्या करेंगे, वो एक सात्विक जो उसको कहेंगे प्लांट बेस्ड डाइट, हाँ है ना, वो शब्द आजकल काफ़ी पॉपुलर है। वो प्लांट बेस्ड डाइट लेंगे, 2 ग्रुप बनाएंगे डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को, एक को प्लांट बेस्ड डाइट देंगे, एक को नहीं देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि देखो ये जो प्लांट बेस्ड डाइट जिसने खाई थी, दे आर फीलिंग मोर हैप्पी आफ्टर 21 डेज या जो भी उनका। तो दे आर वेरी गुड एट दिस। उनको ऐसा पढ़ाई उनको सिखाई जाती है, जो कि हमारे यहाँ पढ़ाई का सिस्टम थोड़ा वो अलग है। हमारे यहाँ रट्टा लगाया जाता है बस। तो इस पर भी जीवा में हम काम कर रहे हैं। हमने एक पूरा एजुकेशन सिस्टम पिछले 30 साल से लगाया। आप किसी दिन हमारे स्कूल में अगर आएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा। तो उसमें हमारा गोल यही है कि लेट अस ऑल्सो ट्रेन आवर चिल्ड्रन। उनको सबसे पहले तो उनको अपनी संस्कृति में डीप रूटेड हमें बनाना पड़ेगा। दे शुड हैव स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, उनको गर्व होना चाहिए कि हम लोग, और दूसरा जो है उसको प्रैक्टिकल जो है उसका जो आज का जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में उसको कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग अप्लाई करना जानते हैं, यहीं से सीख के जाते हैं। और वो इतना सा जानते हैं, केवल पूरा जानते भी नहीं है। तो ये इसका कहते हैं ना कि जो हिंदुस्तान में अगर तुम हल्दी वाली दूध पियोगे, हाँ जी, तो 10 रुपए का मिलेगा। हाँ जी, वही अगर स्टारबक्स से जाओगे, हाँ, टर्मरिक लाते वो $10 का, वो $10 का मिलेगा। तो चॉइस इज योर्स, व्हाट आर यू एमिंग फॉर, 10 रुपए का हल्दी का दूध या फिर टर्मरिक लाते। आई थिंक इसमें एक हमारी पोजीशनिंग भी जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। हमको शुरू से हम लोग थोड़ा सा इसी हमारा एक कल्चर में ये रहा कि हम थोड़ा सा जो है स्पिरिचुअल और शांत स्वभाव के, ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहे उसमें। ये भी एक कल्चर रहा। तो आई थिंक दैट कुड बी ऑल्सो। नहीं, देखिए आयुर्वेद में हम लोग अलग लेवल पर काम करते हैं। हमारा ये प्रिंसिपल नहीं है कि हम अगर मान लो आपका अगर पेट की प्रॉब्लम लेके आए मेरे पास, आप या किडनी की लेके आए या किडनी की लेके आए, लिवर की लेके आए, तो हम पूरा बॉडी को एग्जामिन करते हैं। हम आपके जो है इवन माइंड में भी जाते हैं, आपके इमोशंस में भी जाते हैं, आपके सोशल रिलेशंस कैसे हैं उसमें भी जाते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद में तो फिलॉसफी है कि पूरा एक तो नंबर 1 रूट कॉज, फिर ऐसा नहीं है कि जो आपको काम करेगी दवाई वही दूसरे पर भी काम करने वाली है। वन साइज डजंट फिट्स ऑल। तो आपके लिए फिर पर्सनलाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति, अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपकी अग्निबल कैसा है, पाचन शक्ति कैसी है, आपका जो है मनोबल कैसा है, मेंटल जो डिटर्मिनेशन, विल पावर कैसी है, ये सारी चीज़ें कंसिडर करके फिर आपका प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है। तो इट्स वेरी वेरी फाइन। आजकल इसको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बोलते हैं मॉडर्न साइंस में, या प्रिसिशन मेडिसिन बोलते हैं। आपको लगता है एआई जो है, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट वुड इट हैव ऑन आयुर्वेदा? वुड एआई बी एबल टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन as customized as we call as the precision medicine? देखिए आई थिंक अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो एक फाइनल डिसीजन वैद्य का होना चाहिए उसमें, क्योंकि हमने भी काफ़ी टेक्नोलॉजी यूज़ की अपने काम में, हम यूज़ करते हैं। हमने एल्गोरिदम्स भी लगा करके डायग्नोसिस के लिए बनाए हैं, थोड़ा मशीन लर्निंग, एआई भी उसमें हमने डेटा भी डाला है। लेकिन हम फिर भी ऐसा मानते हैं कि एक ह्यूमन उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए फाइनल। हाँ, आपको गाइडेंस मिल जाएगी वहाँ से, क्योंकि नॉलेज बहुत है आयुर्वेद में। हमने भी पूरा अपने जो जितने शास्त्र हैं उनमें से सारी नॉलेज निकाल के उसमें डाली है। तो इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल, अच्छी है वो। Why do you say so? Why do you say that there is something in a human being that cannot be replaced by AI? वो समथिंग है, वो एक उसका एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना। क्योंकि जो मशीन जो है, एक तो वो पूरा डेटा और उसके अनुसार एल्गोरिदम के अनुसार ही चल रही है, वो उसके बताएगी।
लेकिन यहाँ जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो आपके सामने बैठ करके आपसे बात कर रहा है, आपके इमोशंस को समझ रहा है, आपकी और प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, आपकी पूरी प्रकृति को जानने की वो जो कोशिश वो कर रहा है, तो वो एक एंगल जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वहाँ वो कुछ गलती अगर थोड़ी सी हुई तो फिर उसका प्रॉपर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आई थिंक जो चिकित्सा में मॉडर्न मेडिसिन का मेरे को नहीं मालूम, वहाँ तो बहुत कुछ एआई का भी चल रहा है और ऐसा भी कह रहे हैं कि आगे शायद आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में बहुत कुछ जो है ना वो सीधा साधा है। आपको अगर इन्फ्लेमेशन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी आपको लेना है, आपको अगर जो है कोई और प्रॉब्लम है तो उसका एंटीबायोटिक आपको लेना है, या जिस तरह का दर्द है तो पेन किलर लेना है। तो आई थिंक और उसमें भी फिर उनका आगे फर्दर वो है ब्रांचेज हैं। लेकिन आयुर्वेद में जो है, क्योंकि यहाँ माइंड का भी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ इमोशंस का भी है, यहाँ आपका सोशल किस तरह का, हम तो आत्मा तक भी जाते हैं। आपका स्पिरिचुअल जो है, स्पिरिचुअल टेम्परामेंट कैसा है, अब वो उसको कैसे हम उसको एआई से पता लगाएंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका एक कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। उसमें कहा कि आप अपना ये शरीर नहीं है जी, आप ये अपना आई एम नॉट दिस बॉडी, हाथ नहीं है। हाँ, ठीक है। तो आपके हिसाब से, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन एंड एआई, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग? देखिए, जो ह्यूमन बीइंग है, जैसा मैंने शुरू में कहा आपको, अगर पूरा ह्यूमन बीइंग देखें तो अगर बहुत डिटेल में जाएंगे तो देयर आर 25 कंपोनेंट्स ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग। शॉर्ट में बात करते हैं, बॉडी है, बॉडी में भी फिर फर्दर पंच महाभूत हैं, पंच तन्मात्राएँ हैं, 10 चीज़ें हैं, फिर 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारी, कॉग्निटिव सेंसेस, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, फिर उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और आत्मा। ये टोटल ह्यूमन बीइंग का एक फॉर्म, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहिए या इसका कंपोजिशन कहिए। तो इसमें अगर देखें कि मैं कौन हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें मैं, ना तो मैं ये शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, ना मैं चित्त हूँ, मैं आत्मा हूँ। उसका मैं थोड़ा सा अगर कहें तो मैं समझा देता हूँ कि जब आप 2 साल के थे तो आपका शरीर तो टोटली अलग था, आज तो चेंज हो गया। इवन बायोलॉजिकली आपकी ईच एंड एवरी सेल हैज़ चेंज्ड। एब्सोल्युटली 7 साल में सारी नई सेल्स बन जाती हैं। तो यू शुड बी अ डिफरेंट पर्सन। तो वो तो आपको वो कुछ और, वो कोई और व्यक्ति रहा होगा और अब ये दूसरा व्यक्ति है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, आप तो वही है। आपको वो चीज़ें भी, पुरानी चीज़ें, देयर इज़ समथिंग विच हैज़ नॉट चेंज्ड। ऐसे मन का ले लीजिए, अगर कहें कि आई एम द माइंड, बट माइंड कीप्स चेंजिंग। कल आपके माइंड में कुछ था, आज कुछ है, परसों कुछ होगा, फिर 10 साल बाद कुछ और होगा, 20 साल पहले कुछ और था। तो माइंड भी चेंज हो रहा है, बट कोई चीज़ है इसमें जो नहीं चेंज हो रही है, जो ऑब्जर्व कर रही है इन सबको। 2 चीज़ होती है ना, एक ऑब्जर्वर होता है और एक जो चीज़ में चेंज हो रहा है। हाँ। तो ये जो मैं हूँ, जो चेंज नहीं है, वो आत्मा है। और वास्तव में अगर जो हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं, ये जो हम जो हेल्थ की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, हम आयुर्वेद में ये भी बताते हैं कि वाई डू यू वांट टू बी हेल्थी। अभी लोगों को ये भी नहीं पता कि वाई शुड आई बी हेल्थी। मोस्ट पीपल वांट टू बी हेल्थी सो दैट दे कैन बिकम अनहेल्थी अगेन। हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट है कि मैं ज़्यादा खाऊं, ज़्यादा एंजॉय करूं, ज़्यादा पार्टी करूं, इसलिए हेल्थ चाहिए। इससे बियॉन्ड कोई सोचता नहीं है कि मुझे हेल्थ क्यों चाहिए। लेकिन वास्तव में हमारे यहाँ जो एक तो वर्ड बड़ा अच्छा है, स्वस्थ का जो अगर एनालिसिस करें हम, स्व प्लस स्थ, स्वस्थ 2 शब्द हैं। स्व मतलब स्वयं, स्वयं में स्थापित होना ही स्वस्थ है। जो जिस दिन आप अपने आप में स्वयं में स्थापित हो गए, इट्स लाइक जैसे एरोप्लेन होता है तो उसमें कॉकपिट में पायलट बैठा है, तो पायलट जब अपनी सीट पर स्थापित होता है तभी पूरे प्लेन को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे ही जब हम अपनी आत्मा में स्थापित हो जाएंगे तो इसको आसानी से कंट्रोल करेंगे। लेकिन अगर पायलट अपनी सीट पर नहीं है तो फिर प्लेन डगमगाता है। तो यही हो रहा है हमारे साथ, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, हम लोग जो है इसको कंट्रोल नहीं कर रहे। हमने कंट्रोल अभी मन को दिया हुआ है, लिटरली। माइंड इज नॉट द बॉस, माइंड इज ए सर्वेंट। तो जैसे आपने प्लेन की मैंने उदाहरण दिया, मान लो आप किसी क्रू को बोलो कि यार आप संभाल लो इसको, प्लेन को, तो उसको तो आता ही नहीं है प्लेन चलाना, तो वो तो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ करेगा वो। तो इसी तरह से जो हमारी आत्मा है, जो मैं हूँ, आई एम द बॉस ऑफ दिस होल सिस्टम। मैं इस शिप का कैप्टन हूँ। तो इसलिए मेरे को जब तक मैं अपनी सीट पर स्थापित नहीं होऊंगा
जब तक अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करूँगा, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, तब तक हम लोगों को अल्टीमेट हेल्थ नहीं मिलेगी, स्वस्थ नहीं मिलेंगे। स्वस्थ नहीं। इसलिए हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी परिभाषा है स्वस्थ की, सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया। मतलब दोषों का बैलेंस, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, आपकी बॉडी में टिश्यूज़ ताकत अच्छी हो, और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। ये पहली लाइन है। लेकिन दूसरी लाइन बहुत अच्छी है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते। हाँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ए वेरी हेल्थी सेंसेस, हेल्थी माइंड एंड हैप्पी कंटेंटेड सोल। उसको स्वस्थ बोलते हैं। और जिस दिन आपको ये सर मालूम चल जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, उस दिन आपको कोई समस्या रहेगी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर ही सब चीज़ है। मेरे अंदर लाइट, लाइफ और लव, जीव, ज्योति और प्रेम, 3 एनर्जी हैं। जैसे हमने बॉडी में वात पित्त का कफ कहा, जी। मन में सत्व रजस तमस, आत्मा में जीव, ज्योति, प्रेम। जी, तो प्रेम ही तो चाहिए। एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर लव। तो वो लव जो है ना, वो शरीर में नहीं मिलेगा आपको, है ही नहीं वहाँ पर। ये थोड़ा फिलोसफिकल है। No, but it's deeply rooted into our Indian philosophy. मैं आपका एक और कार्यक्रम सुन रहा था जिसमें आपने कहा कि यार कोई जो चैलेंजेस होते हैं ना, जितने भी हम चैलेंजेस देखते हैं, जितने भी हम, it could be either psychological challenge or it could be medical challenges. It can come either from your body, Right. it can come from your emotional state or your psychological state. बिल्कुल। And then you were asked, can it come from the स्पिरिचुअल स्पेस? तो आपने कहा वहां से नहीं होता, क्योंकि आत्मा जो है वो बहुत पवित्र होती निर्विकार है। हाँ। उसमें कोई विकार है। तो नहीं। उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा, जिस दिन ये रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, तो वहाँ से जर्नी एक्चुअली शुरू होती है। वहाँ पर अंत नहीं होता। तो पहली बात तो आपको ये पता चल जाएगा कि आई विल नेवर डाई। समझ आया आपको? जी। आत्मा कभी मरती नहीं है। देखो कितनी मज़ेदार बात है। आज व्हाट इज़ द बिगेस्ट फियर वी हैव? डेथ। कोई भी जो फियर है, चाहे वो फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ लूजिंग हाउस, वो अल्टीमेटली डेथ से कनेक्ट होता है। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आई डोंट वांट टू लूज दिस बॉडी एंड एनीथिंग कनेक्टेड विद दिस बॉडी। तो फियर ऑफ डेथ बहुत बड़ा फियर है। आज हमारे सारे फियर्स ये सारे फियर्स का बाप है, समझ लीजिए। उसी से निकलते हैं सारे फियर्स हमारे। जो रोज़ की एंग्जाइटी, रोज़मर्रा का जो आपका जो टेंशन चल रहा है, वो अल्टीमेटली इससे जुड़ा हुआ है। तो ये ख़त्म आपका, बिकॉज आई विल नेवर डाई। नंबर 2, आई विल नेवर बिकम ओल्ड। ओल्ड एज से भी डरते हैं लोग। आत्मा की कोई आयु नहीं है। आई विल नेवर बिकम ओल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी चीज़ इसमें आप देख लीजिए, आई विल नेवर बी सिक, क्योंकि उसमें बीमारी आती नहीं है। तो कितनी मज़ेदार रियलाइजेशन होगी। लेकिन ये यहाँ पर अंत नहीं होता, यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से फिर आपको देखना है कि फिर मेरा अल्टीमेट जो है, अब हम जो यहाँ ढूंढ रहे हैं इस भौतिक जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में जो हम ढूंढ रहे हैं, प्यार और जो भी शांति, वो फिर कहीं और मिलेगी, वो परमात्मा में मिलेगी अब, क्योंकि मैं उसका अंश हूँ। लेकिन मैं और मज़ेदार बात कहता हूँ, हम लोग सैडिस्ट नहीं हैं। हाँ। हम आयुर्वेद में बहुत एंजॉइंग टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि आपको वो पता चल गया है वो जॉय कहाँ से मिल रहा है। क्योंकि इसको भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। क्योंकि ये जो बॉडी है, इंद्रियां हैं, मन है, इसी के थ्रू तो हमें वो रियलाइज़ करना ना। दूसरा, इसके भी कुछ नीड्स हैं, उसको ठीक है, उसको भी हम जो है, हम ये नहीं कहते कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आप जो है हिमालय में चले जाओ, वो ठीक है, कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबल है, बट नॉट फॉर एवरीबॉडी। तो इसलिए आयुर्वेद कहता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीज़ें बड़ी अच्छी डिफाइन की हैं। आप जो है अर्थ भी कमाइए, पैसा कमाइए, लग्जरी से रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप काम यानी कि एन्जॉयमेंट भी करिए, जो भी जिस तरह का फिजिकल एन्जॉयमेंट, सेंसुअल एन्जॉयमेंट, आपको कुछ खाना है, लेकिन डू इट विद डिसिप्लिन। उसको धर्म के दायरे में रह के करना है। धर्म का मतलब डिसिप्लिन। भाई आपको अगर आपकी प्रकृति पित्त है तो धर्म, आपका धर्म क्या है कि आप बहुत ज़्यादा तीखा ना खाएं, ये धर्म है। आप जब गाड़ी चला रहे हैं रोड पर, हाईवे पर, तो आपका धर्म क्या है कि आपको इस तरह से चलना है, रेड लाइट पर रुकना है, ग्रीन लाइट पर जाना है, इधर मुड़ना है, वही धर्म है। खाना जब आप टेबल पर बैठ के खा रहे हैं तो वहाँ भी धर्म है, पहले ये चीज़ खानी है, फिर उसके बाद ये खाना है, इतनी बार चबाना है उसको। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ करके और पूरी इसी, आप यू हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड,
इसी दुनिया में रहते हुए सब कुछ वही सब कुछ करते हुए केवल आपको अपनी कॉन्शियसनेस थोड़ी शिफ्ट करनी है। Yeah. अभी हम बुद्धि का इस्तेमाल करना बस बुद्धि का इस्तेमाल करके आपको ये शिफ्ट करना है कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा जॉब है, ये मेरी परिवार है, ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है। सो डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन। जी मान लीजिए कि आपको वो एक मूवी आई थी ना अनिल कपूर दी, एक दिन का नायक। जी तो अगर आपको एक दिन के लिए हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाए, सो व्हाट लॉ वुड यू पास इन द कंट्री? मैं तो यही लॉ पास करूँगा कि एवरीबॉडी शुड स्टडी आयुर्वेदा। सबको आयुर्वेद पढ़ना चाहिए। पढ़ने से ही बात बनेगी, केवल उसको इम्प्लीमेंट करने से बात नहीं बनती कि मैं ये लॉ पास कर दूं कि सब लोग आयुर्वेदिक दवाई लेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर हमको बदलाव लाना है तो वो बदलाव शिक्षा से आएगा। हमारे गुरुजी यही कहते थे हमेशा कि समाज में हमें उनका एक बहुत बार बार एक ही सेंटेंस बोलते थे कि एक स्वस्थ संपन्न निर्भय समाज का निर्माण करना है और शिक्षा के माध्यम से बदलाव लाना है। तो इसलिए हमने स्कूल खोला था, क्योंकि वो इफ़ यू कैच देम यंग एज से हम अगर उनको थोड़ा, अब हमारे स्कूल में जो है बच्चों को अपनी प्रकृति मालूम है, बच्चों का स्वभाव कौन सा है, नेचर क्या है, किस प्रोफेशन में वो जाएंगे आगे, ये सब मालूम है। इसके साथ साथ बच्चों को हम स्वाध्याय कराते हैं, ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उनके साथ जो पढ़ाई उनको कराते हैं, वो पढ़ाई इसलिए नहीं कराते कि वो पढ़ने के लिए आए, वो क्या सीखा, पूरा एक जीवन लर्निंग सिस्टम हमने बना दिया है इसको कि आज उसने क्या सीखा। उसके पेरेंट्स जो फीस दे रहे हैं तो उसने ज़िंदगी में क्या सीखा नया और क्या बदलाव उसकी ज़िंदगी में वो एजुकेशन ला सकती है। क्योंकि एजुकेशन का मतलब केवल इतना नहीं होता कि आप एक डिग्री लेकर के जॉब मिल जाए, आपको टॉप कंपनी में अच्छे कॉरपोरेट में आपको जॉब मिल जाए, ठीक है, बहुत लोगों को मिली हुई है। आर दे हैप्पी? बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं। इट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन टू आस्क, आर यू हैप्पी? नहीं तो असलियत में तो हम लोगों को सबको हैप्पीनेस चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वंडरफुल गेस्ट। थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर people would have loved this conversation. At least I loved this conversation. मुझे आयुर्वेदा के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मेरे को कैसे स्वभाव अपना रखना चाहिए, हैप्पीनेस क्या होती है, स्वस्थ क्या होता है। आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग, एंड वेयर आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग दैट आई गॉट वाज कि यार इट्स नॉट अबाउट एलोपैथी या फिर आयुर्वेदा, हाउ कैन वी ब्रिंग इन दैट इंटीग्रेटिव वे ऑफ डीलिंग विद today's challenges. And it's not only the physical or health related challenges. We need to consider where the person is coming from. Right. What are the mental root challenges the person is dealing with. उसके root cause क्या है, उसके emotional challenges क्या है, उसके social emotional challenges क्या है। तो इसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, नमस्कार। थैंक यू।